तकसीम कर दिया और वो जाके वहां पे कभी एमक्यूएम के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं और कभी वो पीटीआई के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं। क्या इन चीजों पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए? कम से कम हमारा बाहर के मुल्कों में तो एक चेहरा नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के झंडे तले एक होना चाहिए, ये चीज तो इस की बात नहीं है। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी की बात की अमजद साहब, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने शो के। और जहां बात की जाए टॉपिक पे जाने से पहले स्पेशली कराची के हवाले से बात की जाए तो वो रॉ के एजेंट होने की बात और वो तमाम चीजें अल्ताफ हुसैन साहब ऑटोमेटिकली खुद ही प्रूव किए जाते हैं, जो भारत के अंदर जाके तकारीर करते हैं और उसके बाद फिर जो यहाँ तकारीर करते हैं सवालिया निशान तो खुद खड़े करते हैं वो। लेकिन सवालिया निशान नरेंद्र मोदी पे भी खड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी पे ये सवालिया निशान खड़ा हुआ था कि कश्मीर के मसले पर बातचीत भी नहीं करना चाह रहे, कश्मीर को अटूट अंग कहते हैं और फिर यूएन की करारदादों को भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या करें, हक के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह घुटने टेकने पड़ेंगे। कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात को कलीदी जो है करार दे दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ या जनरली मुज़ाकरात करके इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। वो मुस्तकिल हल कैसे निकालना होगा, तनवीर शहजाद साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। वो अपोजिशन की जमातों से के वफ्द से उन्होंने मीटिंग की, तो इस मीटिंग के अंदर मान गए, उससे पहले जोशे खिताबत में बोल गए थे कि मुज़ाकरात नहीं करने या इसके ऊपर बात नहीं करनी, या फिर उनके दिल की बात थी? देखिए, बुनियादी तौर पे मुझे तो लगता है कि अगर ये बयान दुरुस्त है जो कि उन्होंने मोदी ने कल कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टी थी उसके एक डेलीगेशन से मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत दुख है वहाँ जो हलाकतें हुई हैं और उस पर अफसोस का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया और कहा कि मसला कश्मीर के देरपा और मुस्तकिल हल के लिए हमें मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। देखिए, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की तो पॉलिसी थी कि हम मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी के अमूर पे करेंगे। इनकी पॉलिसी थी कि कश्मीर पे मुज़ाकरात होंगे तो उसका मतलब होगा कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम मुज़ाकरात करेंगे। अब ये जो उनकी पॉलिसी के अंदर चेंज आया है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनकी जो पॉलिसी थी कश्मीर के अंदर ये बुरी तरह से नाकाम हुई है। ये डेवलपमेंट के नाम पे कश्मीरियों को मुतमईन करना चाहते थे, ये नहीं हो सका। वहाँ पे 70 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 5000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अब वो जो कहते हैं ना कि हाय उस ज़ूद पशीमा का पशीमा होना, वो जो कत्ल के बाद जफा से ये तौबा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। वहाँ पे एक रियलाइजेशन ये हो रही है कि कश्मीरियों को जब तक मुतमईन उनके हकूक नहीं दिए जाते, उनके मुतालबे नहीं माने जाते, उन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चला जाता, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है। कश्मीर का मसला जब तक रहेगा इंडिया के लिए ये तकलीफ का बायस रहेगा, बदनामी का बायस रहेगा, अनरेस्ट, वहाँ के सरमायाकारी के ऊपर इसके असरात होंगे, आलमी तौर पे उसके जो असरात हैं और वो असरात मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। तनवीर साहब, हम लोगों को जिस तरीके से दुनिया का दबाव चल रहा है, जनरल अमजद साहब, मोदी का पल में तोला पल में माशा होना तो बड़ा आम है और ये जबान ज़दे आम है कि मोदी का पता नहीं चलता कि कब कौन सा रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो अब भी क्या ये एक रंग दिखा रहे हैं या वाकई में बातचीत करने को तैयार है? कोई हुकूमत से दबाव आया है, कोई दुनिया की तरफ से दबाव आया है, क्या मसला हुआ असल में? देखिए, मोदी तो जो है सो है, हम बड़े भोले भाले लोग हैं। एक छोटा सा बयान आता है, हम दीवाने हो जाते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं कि बस मसले का हल निकलने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो वक्त को ज़ाया करना चाहता है, आपको टाइम में उलझाना चाहता है। और ये गुफ्तगू जो है, ये आज जो उसने पत्ता फेंका है, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में जाना है, वो वहाँ पे एक ऐसा फसाड लेके जाना चाहता है जिसको वो जाहिर कर सके जी हम तो गुफ्तो शनीद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, बाकी बातें आप भूल जाएं। और ये वो जहरीली तकरीर जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ होनी चाहिए, वो उसमें से जहर निकालना चाहते हैं ताकि मोदी साहब को मजीद वहाँ पे कोई ऐसी हजीमत ना उठानी पड़े। ये आप समझते क्यों नहीं हैं कि ये शख्स क्या चीज़ है? ये इससे बड़ा मक्कार मैंने नहीं देखा। काबुल में तकरीर उसने की, जहर उगला और इधर आके मियाँ साहब से बगलगीर होना शुरू हो गया। लाहौर में हमारे भोले भाले मियाँ साहब ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम उधर क्या बकवास करके आ रहे हो। ये चीज़ जो है, ये मुल्की मफादात के खिलाफ है। अगर आप दूसरे के जहन में झांक के नहीं दे सकते तो आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ उसी तरह आप फिर बैठे होंगे मोदी के सामने, उसकी वो बीन बजा रहा होगा और आप सुन रहे होंगे, अगर आप फिर उसके चक्कर में आए। मुज़ाकरात के लिए अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ शराइत होनी चाहिए और वो शराइत होनी चाहिए टाइमलाइन के ऊपर और मुज़ाकरात के बामकसद होने के ऊपर। और पाकिस्तान को वाज़ेह करना चाहिए कि मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज नहीं होंगे,
ये रिजल्ट ओरिएंटेड मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम टाइम लाइन मुकर्रर करेंगे कि आपने फलां दिन तक फलां तारीख तक ये, और अगर आप 6-7 महीने में ये मामला पूरा नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात नहीं हैं ये। क्योंकि ये जो सूरत हाल उन्होंने पैदा की है, देखिए मुज़ाकरात में टाइम क्यों गेन करना चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर में $12 अरब का एक पैकेज अनाउंस किया और यूं लगता था जैसे कश्मीर के मुकद्दर बदलने वाले हैं, लेकिन निकला क्या अंदर से। वहां पे पंडितों के लिए और सैनिकों के लिए कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, जो बॉल्ड कॉलोनीज अलहदा बनेगी ताकि कश्मीर का डेमोग्राफिक परसेंटेज और स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील किया जा सके। ये सूरत हाल कश्मीरी तो कुछ समझते हैं, हमारे मुल्क में इसको समझा ही नहीं गया। दूसरी तरफ उसकी बड़ी कोशिश है कि इस दौरान में कश्मीर को मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, तनवीर आप मेरे मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। दूसरी तरफ वो आपको बातों में उलझा के कश्मीर में जो इस वक्त तूफान उठा हुआ है उसको ठंडा करना चाहता है। मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जितना खून दे दिया है, ये उनका हक बनता है कि अब हम उनके साथ खड़े नजर आए और एक स्ट्रॉन्ग मौकफ लेके खड़े हों। बातचीत भी करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग मौकफ पे, मिन्नत समाजत के साथ नहीं। और वही कौम आजादी हासिल करती है जो खुद अपना खून बहा के खड़ी होती है। बाहर से मुज़ाकरात, बाहर से बातचीत जो है वो उतना फायदा नहीं देती। जो कश्मीरी आज कर रहे हैं वो जमानत है इस बात की, वो इस बात की जमानत है कि आपको आजादी जरूर मिलेगी। राइट, आजादी जरूर मिलेगी। क्विक कमेंट दे दे, फिर मुझे ब्रेक की तरफ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया की तरफ जो हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, उसमें जो मुशर्रफ दौर में बैक चैनल के ऊपर पेशरफ्त हुई थी, उसके दोबारा शुरू करके कुछ बेहतरी के इम्कान देखने की कोशिश की जा रही है। मैं चाह रहा था कि जनरल साहब से इस पे भी जरा शेयर करते, लेकिन मेरा वक्त का इशू है तो ठीक है। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वतन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ऐसा सेंटेंस दे दिया कि वो उसके बाद सवाल करना भी मुनासिब नहीं, वो तो चीजें खुल के सामने आ गई। लेकिन और भी गद्दारे वतन हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अमजद साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। उसमें छेद करेंगी बात हमने पहले भी की, और उसके बाद फिर बात आती है बराहम दाग बुगटी, हरबियार बारी और बनूक करीमा के नाम पर। इन तीनों के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड के 120, 121, 123 और 353 दफात के हवाले से अब इनके ऊपर ये मुकदमात तो कर दिए गए हैं। जनरल साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। जनरल अमजद शेख साहब, ये दफात के मुताबिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, इन तीनों के बयानात भी सामने आए। लेकिन उससे पहले बराहम दाग बुगटी ने एक दफा ये भी कहा था कि बलोच अवाम की फेवर के अंदर उनकी डिमांड के मुताबिक मैं अपने बलोचिस्तान के जो तमाम चीजें हैं मैं दावे करता हूँ उनको मैं वापस लेता हूँ। तो एकदम से क्या हुआ? ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? भारत फंडिंग कर रहा है क्या दोबारा? देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया था कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब बलूचिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक लोग कहते हैं जी ये नाराज़ रहनुमा है, लेकिन बलूचिस्तान में ही दूसरा तबका है जो कहता है कि नहीं नाराज़ नहीं है, ये गद्दार रहनुमा है। चुनाचे इनसे मुज़ाकरात किए गए, डॉक्टर अब्दुल मालिक गए, हासिल मजंजो थे, उसके अलावा गालबन ये सनाउल्लाह ज़हरी भी गए थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन सुलेमान दाऊद से बातचीत हुई, इब्राहिम दाऊद बुगटी से इन्होंने मुलाकात की और उसने अपनी कुछ शराइत रखी। वो जो बयानात वो दे रहा था उस शराइत की रोशनी में, और जिसमें यह भी था कि उसके मुकदमात वगैरह वापस लिए जाए। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग उस पर क्वेश्चन करना शुरू हुए कि इसको माफ़ी दे दी जाए, इनको वापस ले आया जाए। इसका मतलब ये है कि जब इनका जी चाहे ये नाराज़ होकर बाहर चले जाएं और दुश्मन के आलाकार बन जाएं, जब इनका जी चाहे ये फिर कहें अच्छा जी हम अब ठीक हो गए, अब घर वापस आना चाहते हैं। आगे क्या जमानत होगी कि आइंदा फिर ये हरकत नहीं करेंगे? तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से गालिबन हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर नहीं सकी। जो लोग मुज़ाकरात के लिए गए थे वो वापस आए, उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया और उस वक्त बराहम दाग बुगटी को ये उम्मीद थी कि ये मेरी बातचीत मान ली जाएगी, मुझे मेरे मुकदमा छोड़ दिए जाएंगे। चुनाचे उसने उस वक्त कुछ अरसे के लिए ऐसे बयानात देने शुरू किए, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसको पता चला कि कोई आगे मामला चल नहीं रहे तो फिर उसमें मायूसी आई। और मेरा ख्याल है कि वो आलाकार तो पहले बना हुआ था। जनरल साहब बाज़ लोगों का ख्याल ये है, अब उसको मैं ये अर्ज करूं कि बाज़ लोग ये कहते हैं
کہ جو آپ نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ دشمن کا اعلی کار جو بنتا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل دیکھیے اختر مینگل بھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی گفتگو کرتے تھے جب وہ قومی دھارے میں آئے, سیاست میں آئے اور انہوں نے حصہ لیا. یہ نون لیگ نے اچھا کام کیا کہ ڈاکٹر مالک کو جو ہے وزارت اعلیٰ پہ فائز کیا. وہاں پہ یعنی یہ وہی برہمداغ بگٹی ہے جو 1 سال پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور اس کی شرائط جو آپ نے بیان کی کہ اس میں مان لیا جائے. کیا بالکل امید کی کرن ختم ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے سیاسی دھارے میں لانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں, یا کچھ جائز ایسی شکایات ان کی ہیں جن کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شکایات تو ہر شہری کی ہو سکتی ہیں. میں خود سیالکوٹ سے آگے ایک گاؤں, ایک جگہ پہ میں ایکسرسائزز کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے, تو وہاں 2 گروہوں کی لڑائی ہوئی اور ایک آدمی زخمی ہوا. فیملی اس کو چارپائی پہ اٹھا کے تو پتہ نہیں 15 کلومیٹر دور جا کے کسی ہاسپٹل میں, یا وہاں پہ سوزوکی ان کو غالباً کہتے تھے ملے گی, وہاں پیدل جا کے وہاں سے پتہ نہیں اس وقت تک وہ آدمی بچتا یا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے مسئلے تو اکثر جگہوں پہ ہیں. آبادیاں بڑھتی گئیں, آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں اور آپ کی انفراسٹرکچر بھی اتنا نہیں ہے. اب چیز یہ ہے کہ کیا سب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اٹھ کے دشمن کے ساتھ جا کے مل کے تو اپنے ملک کے خلاف کام شروع کر دیں کیونکہ ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوئے, ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ صلح صفائی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلح صفائی کا معاملہ بہت دور تک نہیں جائے گا. یہ بلیک میلرز ہیں جنہوں نے ملک میں بھی یہی کام کیا. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو کیا جو ملک سے پیسہ لیتے تھے, مثلا اکبر بگٹی بہت ساری رائلٹی لیتے رہے ہیں یہ سوئی گیس کی, اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاکستان پیٹرولیم والے ہیں یہ ان کو ان کے بندوں ان کے لوگوں کو ملازمتیں دیتے رہے ہیں, ایک کام کے لیے 4 رکھ لیتے تھے. یہ بلیک میل کرتے رہے اور وہ ان کی ہر چیز کو مانتے رہے, لیکن کہیں آ کے بات رکی نہیں. تو جب ان کی ضرورت ہوتی تھی وہ پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیتے تھے. اچھا میں تنویر شہزاد صاحب کی طرف جانا چاہوں گی ذرا. تو یہ یہاں پہ جو آپ کے ملک کے وفادار لوگ بیٹھے ہیں, جس طرح سرفراز بگٹی اسی قبیلے سے ہے اور وہ ملک کا دفاع کرتا ہے, آپ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں گے کہ اگر ان لوگوں کو آ کے ایسے لوگوں کو آپ بلا کے تو پھر یہاں بٹھا دیں, تو جن لوگوں نے اپنا خون دیا, جن لوگوں نے اپنا وقت صرف کیا اس ملک کی عزت بڑھانے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے, ان کو پھر آپ کیا میسج دیں؟ صحیح. اور بگٹی صاحب کے اپنے کئی پوتوں کے اندر سے ایسے لوگ بھی ہیں, یا اپنی نسل کے اندر سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ واقعی میں ابھی پاکستان کے دفاع میں آگے